18वीं सदी के अंत तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की सबसे शक्तिशाली संस्था बन चुकी थी। अब लक्ष्य था सीधे भारतीय राज्यों पर नियंत्रण स्थापित करना। सन 1798 में भारत आए लॉर्ड वेलेस्ली। उन्होंने एक नई नीति लागू की, सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि। इस नीति के अनुसार किसी भी भारतीय राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सेना रखनी होती थी। उस सेना का खर्च राज्य को उठाना पड़ता था और बदले में राज्य अपनी स्वतंत्र विदेश नीति खो देता था। हैदराबाद, अवध और कई अन्य रियासतें इस व्यवस्था में फंस गईं। राजा गद्दी पर थे, लेकिन निर्णय अब कंपनी लेती थी। इसके बाद आया सबसे विवादास्पद कदम। सन 1848 में भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड डलहौजी। उन्होंने लागू की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस नीति के तहत यदि किसी राजा का जैविक उत्तराधिकारी नहीं होता तो उसका राज्य कंपनी में मिला दिया जाता। सतारा, नागपुर और झांसी इसी नीति के तहत कंपनी के अधीन कर लिए गए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी अपना राज्य खोना पड़ा। अब असंतोष खामोश नहीं रहा। सैनिकों में नाराजगी थी, किसानों में गुस्सा था, राजाओं में अपमान की भावना थी। और फिर आया सन 1857। सेपॉय विद्रोह दिल्ली से कानपुर, लखनऊ और झांसी तक फैल गया। दिल्ली में अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीक बना दिया गया। हालांकि विद्रोह असफल रहा, लेकिन एक बात साफ हो गई, ईस्ट इंडिया कंपनी अब शासन करने योग्य नहीं थी। सन 1858 में ब्रिटिश संसद ने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इस तरह भारत पर अधिकार एक युद्ध से नहीं, बल्कि संधियों, नीतियों और व्यवस्थाओं से स्थापित हुआ। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है। यह याद दिलाती है कि सत्ता हमेशा हथियारों से नहीं आती। कभी कभी वो कागज पर एक हस्ताक्षर से भी आ जाती है। भारत आजाद हुआ 1947 में, लेकिन अंग्रेजों का डर भारत में टूटा 1857 में। ये कहानी आजादी की नहीं है, ये कहानी डर के टूटने की है। साल था 1857। भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। ये कोई विदेशी सरकार नहीं थी, ये एक व्यापारिक कंपनी थी जो अब कानून बनाती थी, कर वसूलती थी और सजा देती थी। भारतीय राजा गद्दी पर थे, लेकिन फैसले कंपनी लेती थी। भारतीय सिपाही अंग्रेजी सेना में थे, लेकिन सम्मान कभी उनका नहीं था। उन्हें कम वेतन मिलता था, ऊंचे पद सिर्फ अंग्रेजों के लिए थे। अपनी ही जमीन पर भारतीय दूसरे दर्जे के नागरिक बन चुके थे। गुस्सा धीरे धीरे भर रहा था। और फिर आया वो बहाना जिसे इतिहास कारतूस विवाद कहता है। नई बंदूकें आईं, एनफील्ड राइफल। उन्हें चलाने के लिए कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। खबर फैली कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी है। लेकिन सच्चाई ये है, 1857 सिर्फ चर्बी की वजह से नहीं फटा। ये तो वो चिंगारी थी जो पहले से भरे बारूद पर गिरी। सालों का अपमान, भेदभाव, बेइज्जती और सबसे बड़ी बात, भारतीय सिपाहियों को अब ये साफ दिखने लगा था कि ये युद्ध पराया नहीं है, ये उनकी इज्जत का युद्ध है। और इसी माहौल में बंगाल के बैरकपुर में एक सिपाही था, मंगल पांडे। वो कोई नेता नहीं था, वो कोई राजा नहीं था, वो उस गुस्से की आवाज था जो अब दबा नहीं रह सकता था। 1857 की क्रांति यहीं से सिर्फ शुरू नहीं हुई, यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली बार डर महसूस हुआ। और जब डर टूटता है तो इतिहास बदलता है। 29 मार्च 1857, बैरकपुर। मंगल पांडे ने वो कर दिया जो अब तक कोई सिपाही खुलकर नहीं कर पाया था। उसने अपने ही अंग्रेज अफसरों पर गोली चला दी। ये हमला सैन्य ताकत का नहीं था, ये हमला डर पर था। मंगल पांडे को गिरफ्तार किया गया और कुछ ही दिनों बाद उसे फांसी दे दी गई। अंग्रेजों को लगा सब खत्म हो गया, लेकिन असल में सब शुरू यहीं से हुआ।
मंगल पांडे एक व्यक्ति नहीं रहा, वो एक संकेत बन गया। संदेश साफ था, अंग्रेजों को चुनौती दी जा सकती है। कुछ ही हफ्तों बाद मई 1857 में मेरठ में विद्रोह फूट पड़ा। भारतीय सिपाहियों ने अपने ही अफसरों के खिलाफ हथियार उठा लिए। जेल तोड़ी गई, शस्त्रागार लूटा गया और फिर सैकड़ों सिपाही दिल्ली की ओर चल पड़े। दिल्ली, मुगल साम्राज्य की पुरानी राजधानी। वहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का प्रतीक बनाया गया। जफर के पास सेना नहीं थी, सत्ता नहीं थी, लेकिन उसके नाम में इतिहास था और इतिहास लोगों को इकट्ठा कर देता है। कुछ ही दिनों में विद्रोह दिल्ली से निकलकर कानपुर, लखनऊ और झांसी तक फैल गया। यह अब सिर्फ सैनिक विद्रोह नहीं था। किसान शामिल होने लगे, शहरों में भीड़ उमड़ने लगी। कई जगहों पर अंग्रेजी प्रशासन पूरी तरह टूट गया। पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी को एहसास हुआ, भारत अब वैसा नहीं रहा जैसा उन्होंने समझा था। हालांकि विद्रोह बिखरा हुआ था, कोई एक नेतृत्व नहीं था, कोई एक योजना नहीं थी, लेकिन एक चीज बहुत साफ थी, डर अब सिर्फ भारतीयों में नहीं था, डर अब अंग्रेजों में भी था। और यही डर 1857 की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन अंग्रेज इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। अब उनकी प्रतिक्रिया और भी निर्दयी होने वाली थी। 1857 का विद्रोह अब अंग्रेजों के लिए सिर्फ चुनौती नहीं था, ये उनके अस्तित्व पर सवाल बन चुका था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब पूरी ताकत झोंक दी। अंग्रेजी सेना दोबारा संगठित हुई। भारी हथियार, बेहद क्रूर दमन। दिल्ली दोबारा कब्जे में ली गई। बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया और उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया गया। मुगल साम्राज्य यहीं समाप्त हो गया। कानपुर और लखनऊ में निर्दय कार्रवाई हुई। सैकड़ों लोगों को बिना मुकदमे मार दिया गया। और फिर झांसी, रानी लक्ष्मीबाई, एक रानी जिसे कहा गया झांसी छोड़ दो, लेकिन उसने जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। घोड़े पर सवार, तलवार हाथ में, झांसी की रानी विद्रोह की सबसे सशक्त छवि बन गई। 1858 में ग्वालियर के पास युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुईं। विद्रोह आखिरकार दबा दिया गया। 1857 सैन्य रूप से असफल रहा, लेकिन इसका असर तुरंत दिखाई दिया। सन 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक बड़ा फैसला लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। कंपनी चली गई, लेकिन उसका डर अंग्रेजों के साथ हमेशा के लिए रह गया। अब भारत को कभी वैसे शांति से शासित नहीं किया जा सकता था जैसा पहले किया जाता था। 1857 ने अंग्रेजों को यह दिखा दिया था, भारत झुक सकता है, लेकिन हमेशा नहीं। यहीं से भारतीय चेतना नई दिशा में बढ़ी। यहीं से संगठित राजनीति, यहीं से राष्ट्रीय आंदोलन। 1857 आजादी नहीं था, लेकिन 1857 के बिना आजादी कभी संभव नहीं होती। और यही कारण है कि जब हम 1947 की बात करते हैं तो उसकी जड़ें 1857 में मिलती हैं। डर टूट चुका था, अब सवाल सिर्फ समय का था।